हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम विना क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी किसके अंतर्गत है? वही हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत। तो एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्रकार के बहुत बढ़िया चैप्टर में। थ्योरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट करके कंटेंट को लिखना पड़ता है। डेरिवेशन जैसी समझने की चीज़ होती है तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट्स को एज इट इज हमें लिखना होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। सो चलिए देखते हैं आज हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, इसकी जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, आपने आई थिंक डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वन बाय वन चैप्टर वाइज सारे नोट्स विद न्यूमेरिकल, विद डेरिवेशन, विद स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं। तो उनसे आप कहीं उन सभी को आप मिस ना कर दें, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स, हमने जो टारगेट रखा है, हमारा जो टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने का, उसमें हमारी हेल्प करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप इसके लिए कोई डोनेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल। तो हमारा जो लेक्चर शेड्यूल स्टूडेंट्स वो बहुत ही अच्छा है। लेक्चर 18 है हमारे पास, जिसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको इस तरह समझा दूं कि आप उस पेज पर उसे लिख लें और रजिस्टर का एक फुल पेज आप अपने नॉलेज के आधार पर कंप्लीट कर सकें, विद इन टाइम कर सकें, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से याद हो जाता है। प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखे स्टूडेंट्स इसके प्रिसाइसनेस के लिए, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन जो है वो क्या है? सरफेस टेंशन तो हमने अभी देख लिया था। सरफेस टेंशन वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी लिक्विड की फ्री सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है, कैसे मॉलिक्यूल्स की पोजिशन से, आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह में रखें। देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल इनसाइड लिक्विड है, ये बिल्कुल सरफेस के ठीक नीचे है, बिलो। इसमें क्या है स्टूडेंट, आधा जो है वो अपर पार्ट में एयर में है और आधा लिक्विड में है, और इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम लिक्विड में है और थोड़ा सा एयर में है। तो ये चार कंडीशन जो है मॉलिक्यूल्स की होती हैं, इन चारों पे क्या होता है नेट फोर्स, क्या किस प्रकार से हम फोर्स की जो है स्टडी करेंगे। मैं वन बाय वन एक एक मॉलिक्यूल को लेकर उसके 4 पॉइंट्स यहाँ पे बना के बताऊंगा, फिर उसका जो फाइनल पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिससे थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम चलो शुरू करते हैं पहले कि क्या है ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। In a container, liquid is filled and A, B, C, D are 4 molecules with their sphere of influence. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो प्रीवियस लेक्चर को जाके आप देख सकते हैं, उससे कंसेप्ट और अच्छी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 4 मॉलिक्यूल A, B, C, D हमने लिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले मॉलिक्यूल A को लेते हैं। तो ये देखिए, आप मॉलिक्यूल A जो है वो बिल्कुल लेवल के जो वाटर लेवल है उसके ठीक नीचे है, मतलब इसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके ऊपर जो है कोहेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। इस पर सभी डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स इक्वली अप्लाई हो रहा होगा। क्यों इक्वली, पर आप मुझे सोच के बताएं क्यों इक्वली हो रहा होगा? वो इक्वली क्यों कह रहा हूँ मैं कि सब डायरेक्शन से उस पर कोहेसिव फोर्स इक्वल होगा? क्योंकि एक ही सब्सटेंस है, एक ही लिक्विड है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स के नेचर सेम होंगे, शेप साइज वगैरह सब शेप साइज इक्वल होगा, तो सभी डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जैसे हमारा मॉलिक्यूल है, इसके आसपास सब डायरेक्शन में कुल 4 डायरेक्शन में आपको 4 मॉलिक्यूल बना के बता देता हूँ। इतना ये जो कोहेसिव फोर्स हमारे इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो सभी डायरेक्शन से इक्वल होगा। अब सभी डायरेक्शन से इस पर इक्वल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोहेसिव फोर्स इक्वल होने के कारण उस पर सब तरफ से पुलिंग या खिंचाव जो है इक्वल होगा, तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू तो 0 होना चाहिए, क्योंकि सभी तरफ से इक्वल है। आप उस डायरेक्शन से खींच रहे हैं और मैं इस डायरेक्शन से खींच रहा हूँ और दोनों के फोर्स इक्वल है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगी थोड़ी, वो वैसी की वैसी रहेगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सब डायरेक्शन से फोर्स इक्वल होता है, तो फिर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। बस ये बात हमको लैंग्वेज के थ्रू इसको बता देना है। तो देखिए, हम लैंग्वेज में बात करते हैं विद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। यदि लिक्विड के अंदर इनसाइड जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है, सो कोहेसिव फोर्स ऑन इट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स अप्लाइड इक्वली, सो नेट एक्टिंग फोर्स इज 0। तो उस पर नेट एक्टिंग फोर्स क्या होगा, 0 होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ डायरेक्शन में कि उसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल की पोजीशन तो आपको क्लियर हो गई कि कैसे इस पर नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली डायरेक्शन से इक्वली फोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, इक्वली कोहेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब हम मॉलिक्यूल बी को देखते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल बी को आप देखिए, यहाँ पर बना हुआ है मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी में क्या देख रहे हैं आप कि मॉलिक्यूल बी में जो है आधा पार्ट लिक्विड के अंदर है और आधा पार्ट लिक्विड के बाहर है। तो हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी इज इनसाइड द लिक्विड, सो दैट नेट फोर्स ऑन द बी टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। सही बात है बिल्कुल। कैसे? देखिए, हम देखते हैं, यहाँ मैंने एक मॉलिक्यूल की
पोजीशन बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये लिक्विड यहाँ तक प्रेजेंट है इसमें। अब लिक्विड यहाँ तक प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होंगे, पक्की बात है इन जगहों पर। तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, इस तरफ पुल करेगा। तो पुल करने वाले 3 मॉलिक्यूल नीचे दिख रहे हैं, यहाँ 3 मैंने आपको एक इंडिकेट किए हुए, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन ऊपर तो इसके पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं जो उसे ऊपर की ओर पुल कर सके। यानी ऊपर की ओर से लगने वाला कोहेसिव फोर्स तो 0 हो रहा है। तो सारा टोटल नेट कोहेसिव फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। सो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि इनसाइड, सो द नेट रेट ऑफ फोर्स जो है वो किधर डायरेक्शन करता है? वो नीचे की ओर। मतलब जो नेट कोहेसिव फोर्स एक्स डाउनवर्ड, सारा नेट एक्टिव फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। मतलब पहले वाले मॉलिक्यूल में जो बिल्कुल लिक्विड के सरफेस के काफ़ी नीचे था, सभी तरफ से मॉलिक्यूल्स थे, तो उस पर नेट फोर्स 0 था कोहेसिव। लेकिन यहाँ पर तो आधा नीचे है आधा ऊपर है, तो ऊपर वाले कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो उस पर ऊपर की तरफ से कोई फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा है। हाँ, अलबत्ता नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो उसे नीचे की ओर पुल कर रहे हैं। तो सारा नेट कोहेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। ये 2 हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल की पोजीशन देख ली। अब हम तीसरे की पोजीशन देखते हैं। अब मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं। देखिए, ये मॉलिक्यूल सी है यहाँ पे। अब मॉलिक्यूल सी में स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूल्स आर लाइज आउटसाइड इन द लिक्विड। एक बहुत ही छोटा पार्ट उसका लिक्विड के ऊपर है और मैक्सिमम पार्ट लिक्विड में है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए, मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, इस थोड़ा शेप बड़ा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ देखिए आप, ये लिक्विड यहाँ तक है, मान लीजिए आप ऐसा। तो फिर क्या हो रहा होगा? जो फोर्स है सब डायरेक्शन से लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो ज़्यादा है, लेकिन अपवर्ड फोर्सेस की वैल्यू थोड़ी सी होगी, क्योंकि बाकी पार्ट तो एयर में ही है। बहुत छोटा पार्ट देखिए, जहाँ पे मैं इसको रेड इंडिकेट कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा पार्ट जो है लिक्विड के कांटेक्ट में है। उतने पे उस पर फोर्स लग भी रहा हो तो वो एक निग्लिजिबल फोर्स हो जाएगा कंपैरेटिवली डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स पर एक्ट कर रहा है, उससे तो वो कहीं कम होगा। इसलिए वही बात जो हमारे बी मॉलिक्यूल के साथ थी, वही की वही बात इस सी मॉलिक्यूल के साथ भी हो रही है। तो हम यहाँ देखें, अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल आर लाइज आउटसाइड। स्मॉल पार्ट एक आउटसाइड में है, एंड सो दैट द मॉलिक्यूल्स बिलो सी इज मोर। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, देखिए आप इन जगहों पर, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। सो यहाँ पर भी पूरा नेट फोर्स जो होगा, नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। मतलब हमने देखा कि पहले मॉलिक्यूल ए में नेट फोर्स 0 है, लेकिन बी और सी में डाउनवर्ड नेट फोर्स हो रहा है। नेट वैल्यू उसकी जो हो रही है डाउनवर्ड वर्क करती हुई मिल रही है, ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं। लेकिन यदि हम बात करें चौथे मॉलिक्यूल की, अब हम फोर्थ मॉलिक्यूल्स की ओर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल डी जो है, अ स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूल डी इज क्लोज टू द सरफेस। वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, मतलब वो पूरा लिक्विड में डूबा हुआ सा। जैसे लकड़ी को हम डाल दें तो सरफेस पे बिल्कुल डूबी हुई होती है ना। लकड़ी सरफेस के ऊपर की ओर होती है, एक केवल लकड़ी, मैं लकड़ी से बनी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गीली सी लकड़ी हो तो सरफेस पे डूबी हुई होती है। अ स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूल डी इज क्लोज टू द सरफेस बट इट इज जस्ट बिलो द सरफेस, सो नेट एक्टिंग कोहेसिव फोर्स ऑन इट्स 0। अब ये क्यों हुआ ऐसा देखते हैं हम, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ मॉलिक्यूल बनाता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ उस चीज़ को। ये मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ देखिए आप, और ये वाटर सरफेस है। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उस पर फोर्स तो लग रहा है, देखिए आप, ये यहाँ ये देखिए ये फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस हमको सब मिल गए, मॉलिक्यूल सब डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो क्या हुआ, इस पर भी वही कंडीशन हो गई जैसी मॉलिक्यूल ए पर थी। सब डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स इक्वल है, सो नेट वर्किंग कोहेसिव फोर्स उस पर क्या होगा? 0 होगा। ये 4 कंडीशन हमें अच्छे से आनी चाहिए। ए और डी में नेट कोहेसिव फोर्स 0 है, बी और सी पोजीशन के लिए नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड है। ये अपने को ब्रेन में रखना, और एक एक को विद डायग्राम अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम आगे देख लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। इक्विलिब्रियम में मिनिमम होती है सरफेस एनर्जी। कैसे देखें, इफ मेंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस इज मिनिमम, इट मीन्स एरिया ऑफ सरफेस फिल्म इज मिनिमम। अब क्या होता है कि
सरफेस एरिया पे इक्विलिब्रियम में यहाँ लिखा गया है, रेड लाइन में मैंने लिख के रखा है, इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एरिया में किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होती है, मिनिमम होती है। अब मिनिमम होती है तो ऑब्वियसली एनर्जी मिनिमम है, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का नंबर भी मिनिमम है, वो कम मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि एनर्जी क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो मैं लिक्विड के नीचे से किसी मॉलिक्यूल को लेकर सरफेस तक आऊँ तो मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यदि वो एनर्जी ऊपर आकर कलेक्ट हो रही है और वो एनर्जी कम है, मतलब मैं कम मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेकर आया हूँ, और कम मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेकर आया हूँ मतलब सरफेस पे मेरे पास मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बहुत ही कम है। बहुत ही कम होने के कारण क्या हो रहा है, सो देयरफॉर द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। क्योंकि मेरे पास जो नीचे मॉलिक्यूल्स के नंबर्स है उसके कंपेरिजन में ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर्स क्या है, कम है। अब कम मॉलिक्यूल्स को उतनी बड़ी सरफेस बनाना है, इसलिए वो क्या करते हैं, स्ट्रेच करने लगते हैं। स्ट्रेच होने के कारण वो जो होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगते हैं, और यही इसकी टेंडेंसी जो है, दिस टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, इस टेंडेंसी को हम लिक्विड की सरफेस टेंशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो थी मॉलिक्यूलर थ्योरी थी कि कैसे मॉलिक्यूल्स मिनिमम होते हैं, कहाँ पर, फ्री सरफेस पे, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में सरफेस पर मॉलिक्यूल्स के नंबर मिनिमम होते हैं, मिनिमम होने के कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है, और वो मिनिमम है तो इसलिए मॉलिक्यूल्स नंबर्स डिक्रीज हुए हैं तो वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं, और यही टेंडेंसी उनकी सरफेस टेंशन कहलाती है। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट था, और मुझे लगता है कि आप सभी कॉन्फिडेंट हुए होंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ज़रूर लिख के देखिए, बिना लिखे हम इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप लिख के इस बात को मान के देखिए, शायद आप करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बार हम यदि पढ़ लें उसको, उस पॉइंट को, जैसे आप मॉलिक्यूल ए के लिए पढ़ लें केवल, फिर उसको लिख के देख लें, फिर मॉलिक्यूल बी के लिए पढ़ें, फिर उसको लिख के देखें, सी को। अभी 4 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद जो फाइनल स्टेप बताई हुई है मैंने उसको डिस्कस कर लें। जब आप एक सब चारों को अपने ब्रेन में कंटेंट कर लें, फिर अपने कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए उन चारों पॉइंट के साथ ही फाइनल पॉइंट को लिख के देख लें, और इन्वर्टेड कॉमा के जो है फैक्ट को भी लिख के बता दें, आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे आपके सामने डायग्राम आएगा, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपके ब्रेन से जो है रिवील होने लगेगा। मतलब आपको उसको याद करने की, बार बार रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होगी, आप खुद ही परफेक्टली इसको याद कर सकते हैं। फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें सवाल नहीं उठता, आप यदि इसको करेंगे, और ये एलिमेंट्री क्लास है, इसमें इंटरेस्ट बना लेंगे तो आगे तक इंटरेस्ट हमारे हेल्प करेगा, और ये बेस हमारा हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सरफेस एनर्जी की तरफ। अभी मैं बीच में बात कर रहा था आपसे कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स को हम नीचे वाले लेवल से सरफेस तक लाते हैं, अपने आप तो आ नहीं रहा है, हम नीचे से कहाँ लाएंगे, उसको ऊपर लाएंगे। मैं एक छोटी सी बात आपसे और कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लेक में गिर गया, वहाँ स्विमर है, स्विमर ने जंप किया और उस ऑब्जेक्ट को नीचे बॉटम से लेके ऊपर तक आया, तो उसने स्विम किया वाटर के अगेंस्ट, तो उसने वर्क किया कि नहीं, वर्क करके वो ऊपर लाया। मतलब हम उसी प्रकार बात करें कि जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को हम बॉटम के पास से या मिडिल ऑफ द सरफेस से, लिक्विड के मिडिल पार्ट से हम ऊपर की ओर ला रहे हैं, या कहीं से भी ला रहे हैं, नीचे से उसकी कहाँ तक ला रहे हैं, सरफेस तक ला रहे हैं, तो उसमें हमें वर्क करना पड़ रहा है। यही वर्क उस मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हम जो वर्क कर रहे हैं वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का ही नाम है सरफेस एनर्जी। और वही यहाँ लिख के रखा हुआ है, एज वी नो इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट फ्रॉम इंटीरियर टू सरफेस, अंदर से मॉलिक्यूल्स को सरफेस तक लाया जा रहा है। सो वर्क इज डन, दिस वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, अब उसी पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट एरिया पे लिया जाएगा। अभी कॉमनली नेम क्या है इसका, पोटेंशियल एनर्जी की। मॉलिक्यूल को हम नीचे से सरफेस तक लाए तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, वही सरफेस एनर्जी, लेकिन क्या है उसको हम काउंट करेंगे पर स्क्वायर एरिया पे, पर यूनिट स्क्वायर एरिया पे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सरफेस एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर वही बात आ रही, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। देखिए पर यूनिट एरिया यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है, ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यदि पर यूनिट एरिया वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी है, और पर स्क्वायर यूनिट एरिया वर्ड यूज कर रहा है या पर यूनिट एरिया वर्ड यूज कर रहा है तो उसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स W/del A। अब W/del A क्यों, क्योंकि देखिए सरफेस एनर्जी एक प्रकार का वर्क है, लेकिन डेल ए क्या है, डेल ए वो है एरिया जो हमने क्या लिया है, पर यूनिट एरिया, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो ये W इक्वल टू सरफेस एनर्जी, वो वर्क की एनर्जी हो गया है। यहाँ पर इसकी यूनिट बना रहे हैं हम इसी फार्मूले से, W वर्क की यूनिट होती है जूल और एरिया की मीटर स्क्वायर, सो इसकी यूनिट बनती है जूल पर मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। हर लिक्विड के लिए सरफेस एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हर लिक्विड के लिए क्यों अलग होगी, थोड़ा सोचें हम।
इसलिए अलग अलग होगी क्योंकि हर लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स है, अपने अपने उन मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स का रेंज है, अपने अपने साइजेस है, अपने अपनी जो है वॉल्यूम्स है। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि सबकी जो है सरफेस एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। यदि आप समझ में आया तो प्लीज़ इसे एक बार लिखकर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।